फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे लेग-वाइगोट्स्की की थ्योरी। ये क्लास आपके सीडीपी से रिलेटेड है और ये क्लास आपके एचटेट और साथ साथ आपके सीटेट दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है ये आपके जैसे चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं और चाहे पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारी क्लासेस पढ़ा चुकी हूं। अगर मान लो आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं, वहां से वो क्लासेस आप देख सकते हैं और वो क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मान लो आपको सीडीपी के नोट्स चाहिए हैं या फिर आपको हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो आपको वहां पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो नोट्स है ना ये पेड रहने वाले हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस है, तो आपका मन करता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे यानी कि जैसे आपने वीडियो लेक्चर देखा, अब आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। वैसे ही आप अगर मान लो आप उन्हें पढ़ लेते हैं या क्लास देखने के बाद एक बार रीड कर लेते हैं तो वो उससे आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और उस टाइम का जो यूज है वो आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट को भी आपको उतना ही टाइम देने की नीड है। आपका जो सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का रहने वाला है। इसके साथ साथ जो कॉमन सेक्शन है वो 90 मार्क्स का रहेगा। अब इस 90 मार्क्स के कॉमन सेक्शन में 30 मार्क्स की जो हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी है वो चेंज हो गई है, ये आपके सीटेट के जैसी कर दी गई है। तो मान लो अगर आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हमें सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, तब आप ये नोट्स रीड कर सकते हैं। इसके साथ अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो डेमो के लिए तो आपने मेरी ये वाले जो क्लासेस हैं ये देख ही ली होंगी, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे नोट्स कैसे हैं। तो इसके साथ साथ अब हम स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है लेग-वाइगोट्स्की की थ्योरी या लेग-वाइगोट्स्की कह लो, इनको लेव-वाइगोट्स्की कह लो, तो ऐसा इनका नाम है, हम इसे लेव-वाइगोट्स्की के नाम से जानते हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लेग-वाइगोट्स्की या लेव-वाइगोट्स्की बोल दो आप। एग्जाम पेपर में कभी कभी ये लेग-वाइगोट्स्की के नाम से दे देता है, कभी लेव-वाइगोट्स्की के नाम से दे देता है, तो वाइगोट्स्की से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मान लो लेग-वाइगोट्स्की की थ्योरी का नाम पूछा जाता है, तब आपको एक नंबर में इनकी थ्योरी का नाम याद रखना है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। कल की क्लास में मैंने आपको जब पियाजे की थ्योरी बताई थी, तो पियाजे की थ्योरी के साथ साथ मैंने आपको कहा था कि जो लेग-वाइगोट्स्की और पियाजे हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जो पियाजे थे वो सामाजिक फैक्टर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे, लेकिन लेग-वाइगोट्स्की ने यहाँ पर सामाजिक फैक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट देखने को आपको मिलते हैं। तो इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लेग-वाइगोट्स्की। यहाँ पर सामाजिक संरचनात्मक की बात की जाए तो इनकी थ्योरी को हम कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि जो समाज को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उसी तरफ जो पियाजे थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जो अपनी बात को सबसे ऊपर रखते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। और ये रशिया के रहने वाले थे। तो मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि आप इनके जो कंट्रीज है ना इनको भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनकी कंट्रीज पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लेग-वाइगोट्स्की, यहाँ पर जो है रशिया के रहने वाले थे, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि जो समाज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, समाज को इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनका मानना है कि जो बच्चा है वो समाज में रहकर ही सीखता है। वहीं पर पियाजे ने क्या कहा था कि जो बच्चा है वो एक बार मैच्योर हो जाता है तो अपनी नॉलेज को खुद से बिल्ड कर लेता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट कहा था। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको यहाँ पर पियाजे के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ऐसे साइकोलॉजिस्ट है, जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, अदरवाइज हम इसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। जब एग्जाम में आता है तब हमें पता नहीं लगता कि कौन सी बात पियाजे ने कही है, कौन सी वाइगोट्स्की ने कही है, कौन सी कोलबर्ग ने कही है। तो ये सबको ना आपको रिलेट करके पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पढ़ते हैं आपको यह भी पता होना चाहिए आपको कैसे पढ़ना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, या आपको कोई टॉपिक समझना है तो उसको कैसे समझ लेना चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने लिखा है कॉग्निटिव थ्योरी थी इनकी, ये सामाजिक संरचनात्मक थ्योरी थी इन्होंने, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जो समाज को वैल्यू देते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी थी और ये क्या थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जो समाज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर बात की जाए इनकी कंट्री की तो ये रशिया के रहने वाले थे। आई होप यहाँ तक के पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स जाने हैं। सबसे पहला पॉइंट इनकी थ्योरी का नाम, सेकंड इनकी कंट्री का नाम, थर्ड ये किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, यहां तक के 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसा मानकर चले अगर हमने ये 3 पॉइंट्स जाने, इसमें से एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो हमारा 1 नंबर आसानी से बन जाएगा। इसके बाद हम यहां पर बात कर लेते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित की। तो सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा इन्हें सामाजिक सृजनवाद का जनक कहा जाता है, यानी कि समाज सृजनवाद का जनक कहा जाता है, समाज के सर्जन का जनक कहा जाता है। इनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो बच्चों द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञान का सर्जन किया जाता है। वाइगोट्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में संभव है। अब इनका ये मानना था कि जो बच्चा है ना वो ऐसे ही ज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेता, उसमें जो समाज है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन्हीं के अनुसार किसी भी बच्चे का जो विकास है वो कैसे होगा, सामाजिक परिस्थिति में संभव होगा, यानी कि समाज में रहकर संभव होगा। ये बातें तो हमने डेवलपमेंट के टॉपिक में भी पढ़ी थी, सोशलाइजेशन में भी पढ़ी थी। तो वाइगोट्स्की ने जो कहा कि जो बच्चा है वो सामाजिक परिस्थिति में सीखता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो जाता है। इनका मानना है, अब देखो कोई भी बच्चा है वो समाज में रहेगा तो यानी कि वो ग्रुप्स में रह रहा है, तो ग्रुप्स में रहेगा तो अपने आप ही चीजों को समझने लगेगा, समाज में रहेगा तो अपने आप चीजों को जानने लगेगा। तो बच्चों का जो संज्ञान है यानी कि जो थॉट प्रोसेस है, जो बुद्धि है, उसका विकास कैसे होता है, सामूहिक प्रक्रिया के द्वारा संभव हो जाता है। बच्चे कैसे सीखते हैं, समाज में इंटरेक्ट करके सीखते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी याद रखना है, बच्चे कैसे सीखते हैं, समाज में इंटरेक्ट करके सीखते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो किस पर डिपेंड करती है, सामाजिक अंतःक्रिया पर, यानी कि सोशल इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो कैसा प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है, यानी कि सामाजिक क्रिया है। ये तो मैंने आपको डेवलपमेंट में, सोशलाइजेशन में सारे पॉइंट्स बताए हैं। तो उनका मानना था, पर यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने किस बिंदु पर लेकर काम किया, यानी कि किस बात को उन्होंने अपना एक पॉइंट दिया है। तो यहाँ पर वाइगोट्स्की का कहना है कि जो विकास है, हमारा जो डेवलपमेंट है, वो कैसा प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है, यानी कि हम कैसे सीखते हैं, समाज में इंटरेक्ट करके सीखते हैं। इंटरेक्शन पर हमारा जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। तो यहां तक समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समाज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी है, तो ये इंपॉर्टेंस दी आपके लेव वाइगोट्स्की ने। लेव वाइगोट्स्की जो है, तभी उनकी थ्योरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, संभव होता है। तो यहां तक के जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, मैं ऐसी उम्मीद करती हूं कि आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इतना समझ में आ गया तो अब हम आगे के पॉइंट्स पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम अब आगे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट्स जितने मैं आपको बताऊंगी, अब आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझने हैं, ठीक है ना। इसके साथ यहाँ पर वाइगोट्स्की ने जो 3 इंपॉर्टेंस पॉइंट्स दिए हैं, सबसे पहला सोशल इंटरेक्शन है एंड देन लैंग्वेज, और इसके बाद है कल्चर। तो ये इन्होंने जो 3 फैक्टर्स दिए, 3 पॉइंट्स दिए, उनको हम याद रखेंगे SCL से, ठीक है ना। तो किससे याद रख रहे हैं हम, SCL। S से हमारा है सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो S से क्या बन रहा है, सोशल इंटरेक्शन है। सी से बात की जाए तो सी से संस्कृति यानी कि कल्चर है, और एल से क्या है, लैंग्वेज है। तो इनका मानना था, यहां पर इस पॉइंट्स का मतलब है, वाइगोट्स्की का मानना है कि जो भाषा है उसका विकास कैसे होता है, सोशल इंटरेक्शन से होता है। यानी कि जब हम किसी से संवाद करते हैं, समाज में रहते हैं, या फिर हम किसी को ऐसे बोलते हुए देखते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर लैंग्वेज डेवलप होती है। तो वाइगोट्स्की का मानना है कि भाषा का विकास कैसे होता है, अंतःक्रिया से होता है, यानी कि इंटरेक्शन से होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। वाइगोट्स्की का क्या मानना है कि भाषा का विकास कैसे होगा, अंतःक्रिया से होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है,
तो यहाँ पर वाइगोट्स्की का मानना है कि जो भाषा का विकास है वो किससे होता है, अंतःक्रिया से होता है, इंटरेक्शन से होता है। वाइगोट्स्की ने क्या कहा कि जो लैंग्वेज है वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट टूल होता है मैन के लिए। तो ये आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको डबल टिक कर लेना, स्टार लगा लेना और PYQ लिख लेना इसके ऊपर, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका मानना था कि इससे ही हम क्या करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, यानी कि जितनी भी नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज है वो एक ग्रेटेस्ट टूल है। तो यहाँ पर आपको किसका नाम टिक करना है, वाइगोट्स्की का नाम टिक करना है। तो लैंग्वेज इज अ ग्रेटेस्ट टूल फॉर मैन, इट्स स्टेटेड बाय इट। तो वाइगोट्स्की ने ये बात कही थी, इससे ही हम क्या करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो इनका मानना था कि लैंग्वेज जो है वो हमारी नॉलेज बिल्ड करने में हेल्प करती है, इसी से हम अपनी नॉलेज का निर्माण करते हैं। तो लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल फॉर मैन, ये किसके द्वारा कहा गया, वाइगोट्स्की के द्वारा कहा गया। ये स्टेटमेंट याद रख लेना बस। और इन्होंने कहा कि जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं वो सोशल इंटरेक्शन से सीख रहे हैं। इसके बाद अभी ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताने वाली हूं, इनमें से स्पेशली जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आते हैं। CTET में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ आप HTET में भी इसको इंपॉर्टेंट लगाकर चलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो ये स्कैफोल्डिंग है इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से सुननी है, समझना है कि ये सारा जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये क्या है, ये ZPD क्या है, MKO क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर है यहाँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, मोर नॉलेजेबल पर्सन MKO एंड स्कैफोल्डिंग है। यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल शब्दों में बात की जाए तो ये होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां तक हम पहुंच सकते हैं, या ऐसी नॉलेज जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, या हमें ऐसी संभावना होती है कि यहां तक हम अपना जो नॉलेज है वो बना सकते हैं। जैसे आपने अब जॉब ले ली है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यानी कि आपका जो ये प्रोसेस था वो यहां तक अब खत्म हो गया है, इससे आगे आप नहीं जा सकते, या आपका जो मेंटल लेवल है वो इतना ज्यादा है कि आप IAS बन सकते हैं, तो वहां तक का आपका वहां पर खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आती है जहां पर आप रुक जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ZPD के नाम से जानते हैं। तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र कह देते हैं। इसके बाद अगर हम स्कैफोल्डिंग की बात कर लेते हैं तो ये अस्थायी हेल्प होती है, मतलब जो टेम्परेरी हेल्प हमें मिलती है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें किसी ने टेम्परेरी हेल्प दे दी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि जो हमें किसी और से हेल्प मिल रही है, तो वो क्या हो जाती है, हमारी स्कैफोल्डिंग हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए टीचर किसकी तरह काम करता है, तो टीचर यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की तरह काम करता है, यही पूछा जाता है एग्जाम में, टीचर किसकी तरह काम कर रहा है, टीचर एक स्कैफोल्डिंग की तरह काम करेगा, टेम्परेरी हेल्प प्रॉब्लम जो हमारी सॉल्व कर देता है। इसके साथ साथ मोर नॉलेजेबल पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग यही है कि एनीबडी हु नोज मोर इन अ पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर वो कोई एक्सपर्ट हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो मोर नॉलेजेबल पर्सन हो वो आपसे एज में भी बड़ा हो, या फिर जैसे आपसे मतलब उसको नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो मुझसे बहुत ज्यादा एज के होंगे, जो मुझसे मतलब मेरी क्लासेस को देख रहे होंगे, तो वहां पर ये आप मतलब जो सीख रहे हैं वो किससे सीख रहे हैं, मोर नॉलेजेबल पर्सन से सीख रहे हैं। यहाँ मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन हो जाता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा एज के नहीं है, बट फिर भी आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, एक्सपर्ट है, उनको आपसे वहां पर ज्यादा नॉलेज है। या कोई आपके ऐसे टीचर होंगे जो आपसे बड़े होंगे, एज में आपसे कम होंगे, बट उनको आपसे नॉलेज ज्यादा होगी, तो आप वहां कहां से सीखेंगे, मोर नॉलेजेबल पर्सन से सीखेंगे। एनीबडी हु नोज मोर इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, मोर नॉलेजेबल पर्सन के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ स्कैफोल्डिंग जो हमारी जो टेम्परेरी हेल्प कर देता है, ये हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, वो क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है। ZPD वो होता है जहां तक हम पहुंच पाते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां तक हमारा विकास संभव है, यानी कि हम यहां तक जा सकते हैं, वो क्या होता है, ZPD होता है। तो ये तीनों टर्म्स जो मैंने आपको बताई है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो मैंने यहां से ऐसे ये बना रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो यहां पर मैंने लिखा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, यहां पर ये देखो मैंने ये ए बनाया है, इसके बाद यहां पर जेडपीडी बना रखा है, और इसके बाद थर्ड लेवल पर क्या है, 1 सेकेंड सॉरी, इसके बाद जो लास्ट लेवल है वो क्या है, यहां पर बी है। तो यहां पर जो ए है ना, ए लेवल ऐसा है जो लर्नर कर सकता है, जो अपने आप कर सकेगा वो, तो ये क्या होता है, ए होता है, ठीक है ना। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप अपने आप पढ़ सकते हैं, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप अपने आप सीख सकते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अपने आप से सीख जाते हैं, तो ये क्या होता है, लर्नर्स कैन डू, आप खुद से कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है जेडपीडी, जेडपीडी वो होगा जहां तक आप खुद से नहीं जा सकते, जहां पर आपको किसी न किसी की गाइडेंस की, किसी न किसी के सपोर्ट की नीड होती है, तो वो क्या किस में आ जाता है, जेडपीडी में आ जाता है। अब या फिर आप एक ऐसा एग्जांपल भी लगा सकते हैं, मतलब बहुत सिंपल शब्दों में बात की जाए तो, मतलब आप जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए किसी की नीड हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो एचटेट ना खुद से पढ़ के ही पास कर देंगे, कोई कोचिंग की नीड नहीं होगी उनको, वो खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में एचटेट के बाद जब वो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तब उन्हें वहां पर किसी न किसी के गाइडेंस की नीड होगी, कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी सपोर्ट की नीड होगी, तो वो वहां पर जो टीचिंग एग्जाम आ जाएगा वो किस तक आ जाएगा, जेडपीडी तक आ जाएगा, जो उसकी जॉब लेने में हेल्प करता है। तो यहां पर जेडपीडी वो होता है स्टफ लर्नर्स कैन डू विद सपोर्ट, जो मतलब वो किसी न किसी के सपोर्ट से वहां तक पहुंच सकता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, जेडपीडी, यानी कि संभाव्य विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। इसके बाद बी की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आएगा स्टफ लर्नर्स कांट डू, ये वो होता है जहां पर जिसे जो लर्नर है वो नहीं कर सकते इवन विद द सपोर्ट, यानी कि हमें कोई सपोर्ट करेगा तब भी हम वहां तक नहीं जा सकते हैं, तो ये बी क्या है यहां पर, स्टफ लर्नर्स कांट डू, जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। तो ये 3 पॉइंट्स थे यहां पर, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए कहा है। ये ए जो है ये ऐसा काम होता है जो लर्नर खुद से कर सकता है। इसके बाद जेडपीडी था जहां जो वो खुद से नहीं कर सकता, उसमें उसको किसी न किसी के सपोर्ट की नीड होती है, देन वो उस काम को कर लेगा, तो ये संभाव्य विकास का क्षेत्र था। इसके बाद जो थर्ड मैंने बताया है बी, ये ऐसा पॉइंट है जहां तक जो स्टफ लर्नर है वो उसे नहीं कर सकता विद इवन द सपोर्ट, किसी के सपोर्ट के साथ भी वो उसको वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जेडपीडी की। जेडपीडी क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो जेडपीडी जो है वो डिफरेंस होता है बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद और विदाउट सपोर्ट। तो ये डिफरेंस है किसके बीच का, एक चाइल्ड जो कोई काम कर सकता है सपोर्ट के साथ, और एक चाइल्ड जो कुछ काम कर सकता है विदाउट सपोर्ट के साथ, उनके बीच का क्या है, डिफरेंस है ये। तो ये जेडपीडी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड डू विद और विदाउट सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट के साथ और विदाउट सपोर्ट के साथ वो क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एमक्यू पर। एमक्यू होता है मतलब यहाँ पर एमक्यू हमारा कोई, जैसे हमारे फादर हो सकते हैं, जैसे मान लो हमें साइकिल सीखनी है, तो वो हमें कौन सिखाएगा, जो हमारे कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा जानता होगा, ठीक है ना। तो हमारे फादर क्या हो सकते हैं, हमारे लिए एमके हो सकते हैं। कोई भी जो हमसे किसी भी फील्ड में ज्यादा जानता है, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है, देन हम उसे क्या कहते हैं, एमके कहते हैं। स्फोल्डिंग, बीच में जो हेल्पर होता है वो क्या होता है, स्फोल्डिंग का काम करता है, जो हेल्पर है। इसके साथ जेडपीडी जो है वो होता है सीखने का दायरा, यानी कि ऐसा दायरा जहां तक हम सीख सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, भाषा के 3 रूप। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा लो। इसमें से ना लास्ट बार एचटेट में क्वेश्चन आया था, तो इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए और इस पर चाहे पीवाईक्यू लिख लेना। एग्जाम टाइम आएगा ना तब आपको ये याद रहेगा कि पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से करना है। तो भाषा के इन्होंने 3 रूप बताए हैं, एक सोशल स्पीच होता है, एंड देन प्राइवेट स्पीच होता है, और एक साइलेंट इनर स्पीच होता है। तो जो सोशल स्पीच है ना वो 2+ की एज तक होगा, यानी कि जब तक कि आपकी एज 2+ तक की एज हो जाती है, 2 ईयर के आसपास हैं आप, तो आप क्या करते हैं, सोशल स्पीच करते हैं। आपने देखे होंगे छोटे बच्चे जो है वो किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, सोशल स्पीच के नाम से जानते हैं। कोई भी आता है उनको उठा लेता है, तो वो सोशल स्पीच होती है। इसके बाद प्राइवेट स्पीच की बात कर लेते हैं। तो 3 साल के आसपास के जब बच्चे हो जाते हैं, 3+ एज के बच्चे होंगे, तो बोल कर क्या करते हैं, खुद से बोलते रहते हैं। जैसे आप गेम्स वगैरह भी खेलेंगे ना, तो क्या करते रहते हैं, आपने देखा होगा कुछ ना कुछ गेम खेलते होंगे, तब भी क्या करते होंगे, अपने आप बोलते रहेंगे।
तो आसमान को देखकर बोलने लग जाएंगे, खिलौनों को देखकर बोलने लग जाते हैं, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्राइवेट स्पीच। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, खुद से ही अपने आप से ही बातें कर रहा है, जैसे ये चांद है, ये ऐसे है, मतलब आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करना कभी आप बच्चों को, तो वो अपने आप से खेलना पसंद करते हैं, अपने आप से बोलते रहते हैं, खिलौनों के साथ भी बोलते रहते हैं। तो ये क्या होती है? उनकी प्राइवेट स्पीच है। इसके बाद हम देन नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच जो होती है वो 7 साल से ऊपर के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके मन में क्या होता है, मन में जो बातें करते हैं अपने आप अंदर ही अंदर जो बात रहती है उनके, वो क्या होती है? साइलेंट इनर स्पीच होती है। जैसे कई बार हम भी कर लेते हैं, किसी को गाली देनी होती है तो मन मन में दे लेते हैं, तो वो क्या होती है? साइलेंट इनर स्पीच होती है। तो ये साइलेंट इनर स्पीच 7 साल से ज्यादा के जब बच्चे हो जाते हैं वो क्या होता है? साइलेंट इनर स्पीच में आ जाता है। तो 3 टाइप की स्पीच है, सोशल स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है एंड साइलेंट इनर स्पीच है। सोशल स्पीच 2+ की एज में, प्राइवेट स्पीच जो होती है वो 3+ की एज में एंड साइलेंट इनर स्पीच जो है वो 7+ की एज में होती है। यहाँ पर जो बच्चा है वो मन में बातें करता है, प्राइवेट स्पीच में अपने आप से बोलकर बातें करता है और सोशल स्पीच में सबके साथ घुल मिल जाता है। तो ये 3 रूप मैंने आपको बताए हैं लैंग्वेज के। इसके बाद यहाँ पर एमक्यूज, फोल्डिंग, ये सारे पॉइंट एंड देन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको अब हम पढ़ लेते हैं एंड देन आपकी जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा अब लास्ट पेज ही रह गया है, तो आप लास्ट तक क्लास में बने रहें क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसे हम पढ़ लेते हैं 1 सेकेंड रुक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एमक्यू। एमक्यू अभी मैंने आपको बताया था, हमसे छोटा या बड़ा कोई भी व्यक्ति जो हमसे ज्यादा जानता है, जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, देन हम उसको क्या कहते हैं? वो एमक्यू है। स्कोल्डिंग की बात कर लेते हैं तो टेम्परेरी हेल्प होती है और ये एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर है जिसे बच्चा जो है नए कामों को करते समय, चिंतन करते समय उसको सुधारने में यूज करता है। इससे क्या होती है? स्कोल्डिंग से बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है। तो ये जो हमारी जो टेम्परेरी हेल्प होती है बीच में, वो किसका काम है? स्कोल्डिंग का काम है। तो स्कोल्डिंग अगर पूछा जाए तो एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर है जो हमें किसी नए काम को करने में या फिर हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको सुधारने में, या अगर मान लो हमारी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो क्या है? हमारी स्कोल्डिंग है। मान लो आप काम कर रहे हो, किसी से सीख रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी सी अगर कोई गाइडेंस दे देता है तो वो क्या काम हो जाती है कि टेम्परेरी हेल्प मिल गई आपको, आपको पता लग गया आपको कैसे काम करना है, तो वो क्या है? यहाँ पर आपकी स्कोल्डिंग होती है। स्कोल्डिंग क्या? आपकी टेम्परेरी हेल्प है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको सारे के सारे याद रख लेने हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वाइगोट्स्की और पियाजे का सिद्धांत। अब इनके जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं, यहां पर मैंने लिखा है वाइगोट्स्की जो थे वो बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं। तो ये पॉइंट जो था वो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो वाइगोट्स्की थे वो क्या करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम करते हैं या फिर संस्कृति को महत्व देते हैं, सोशल समाज को महत्व दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो पियाजे थे वो संज्ञानात्मक विकास के लिए आय को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना आपको। इसके बाद जो है वाइगोट्स्की जो है, तो इसके बाद यहां पर है वाइगोट्स्की जो थे वो सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे और वहीं पर जो पियाजे थे वो संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। तो ये पॉइंट यहां पर लिखा है कि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और ये कौन थे? कॉग्निटिव से रिलेटेड थे। तो वो समाज को ज्यादा महत्व दे रहे थे और ये बुद्धि को ज्यादा महत्व दे रहे थे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोट्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं। इनका मानना है कि जो गाइडेंस है, जैसे हेल्प है, जैसे एमक्यू की बात की हमने, स्कोल्डिंग की बात की है, तो इनका मानना था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो हेल्प होती है वो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको आगे ले जाने में हेल्प करती है। लेकिन पियाजे जो थे उनका मानना था कि खुद जो है ना, बच्चा जो खुद से सीखता है, यानी कि आत्म सक्रियता, एक्टिव पार्टिसिपेंट को भाग मानते हैं। तो ये दोनों का यहाँ पर एक पॉइंट अलग हो जाता है कि वाइगोट्स्की जो थे वो लर्निंग के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं, लेकिन पियाजे जो है वो खुद के बारे में कहते हैं कि जो बच्चा है वो खुद से सीखता है, खुद एक्टिव पार्टिसिपेंट रहता है, हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, तभी वो सीखता है। वाइगोट्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो वाइगोट्स्की हैं इनके अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होगा। इनका मानना था कि जो बच्चा है उसमें पहले क्या आते हैं? थॉट आते हैं, और थॉट के बाद क्या आती है? उसमें लैंग्वेज आती है, बाद में भाषा का। वही पियाजे क्या है? इसके ठीक विपरीत है, पियाजे बाद में इसके अपोजिट कहते हैं। तो ये पॉइंट थे आपके कुछ पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड जो मैंने आज आपको समझा दिए हैं, और ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये पॉइंट्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
एंड देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोलबर्ग की थ्योरी कराने वाली हूं, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना ना भूलना। और अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए नोट्स की, तो वो पेड रहने वाली है और बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। अगर आपका मन करता है लेने का तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर भी दिख रही है, साथ साथ में उसको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। तो अगर किसी को लगता है उसके लिए ये नोट्स यूजफुल हो सकते हैं देन वो उसे रीड कर सकता है। तो सारे के सारे नोट्स है, सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं और उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप अगर आपका मन करे, आपको लगे कि वो आपके लिए यूजफुल है, देन आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।